तो कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर काफी ज्यादा तबाही मची हुई थी और हमें पता चलता है कि डीमन लॉर्ड को एवलोन पर आक्रमण किए हुए 3 साल हो चुके हैं और अब तक डीमन लॉर्ड आधी दुनिया पर कब्जा कर चुका है। लेकिन हमारी दुनिया के गॉड ने हमारा साथ नहीं छोड़ा है। एंड उसके बाद हम एक डीमन को देखते हैं जो एक लड़की पर हमला कर देता है, लेकिन ये लड़की उसके अटैक को बड़े ही आराम से रोक देती है और वहाँ पर उसके साथी भी होते हैं। और इसके बाद हमें पता चलता है कि ये है र्यूटी रैग्नासन और ये हमारी हीरो है। और तभी यहाँ सीन बदलता है और हम जंगलों के बीच हमारे मेन कैरेक्टर रेड को देखते हैं जो कि यहाँ पर हर्ब्स को कलेक्ट कर रहा था। और उसके बाद यह हमें बताता है कि ये जोल्टन का बॉर्डरलैंड रीजन है जो दुनिया के आखिरी कोने पर है और ये जंगल और पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। इसी वजह से यहाँ तक पहुँचना काफी ज्यादा मुश्किल है और यहाँ तक कि चोर लुटेरे भी यहाँ पर कोई लूटपाट करने के लिए नहीं आते क्योंकि यहाँ पर चुराने जैसा कुछ है ही नहीं। और यहाँ पर आने वाले ज्यादातर लोग आलतू फालतू होते हैं, लेकिन मेरे लिए इससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। अब इसके बाद रेड एडवेंचरर्स गिल्ड में जाता है जहाँ पर वो उन औषधियों को बेच देता है जो उसने जंगल में कलेक्ट की थी और उनके बदले में उसे कुछ पैसे भी मिलते हैं। और इस गिल्ड रिसेप्शनिस्ट का नाम है मैग्रिया। लेकिन तभी एक एडवेंचरर रेड से बोलता है कि तुम सिर्फ औषधियां इकट्ठा करते रहते हो, कभी कभार अपनी तलवार का भी इस्तेमाल कर लिया करो। सो तभी उसका साथी बोलता है कि तुम भी अपनी तलवार का कहाँ इस्तेमाल करते हो हाँ। और यहाँ रेड बोलता है कि मेरा सपना है खुद का मेडिकल स्टोर खोलने का और मुझे एडवेंचर करना पसंद नहीं है, मुझे तो बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। अब ये कहने के बाद वो गिल्ड से बाहर आ जाता है और बाहर आकर बोलता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपना मेडिकल स्टोर खोल पाऊँ। लेकिन तभी उसके पास एक बच्चा आता है जो अपने डैड के लिए लंच लेकर जा रहा था। उसकी ये बात सुनकर रेड बोलता है कि तुम काफी अच्छे हो टेंटा। और यहाँ टेंटा रेड से बोलता है कि अभी मुझे अपनी ब्लेसिंग के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं बड़े होकर एक कारपेंटर बनना चाहता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक दुकान बनाऊंगा। लेकिन तभी वो रेड से पूछता है कि आखिर उसकी ब्लेसिंग क्या है। रेड बोलता है उसे नहीं पता। अब उसकी बात सुनकर टेंटा बोलता है अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन मेरे घर पर मुझसे मिलने के लिए जरूर आना, ओके। और उसके बाद टेंटा वहाँ से चला जाता है। और अब रेड हमें बताता है कि हर एक जिंदा चीज के पास ब्लेसिंग होती है जो उन्हें भगवान देते हैं और इसी वजह से इन्हें डिवाइन ब्लेसिंग्स कहा जाता है। और आपकी ब्लेसिंग्स आपको वो पावर देती हैं जिन्हें स्किल्स कहते हैं और आपकी स्किल के अकॉर्डिंग ही आप क्या काम करोगे वो डिसाइड होता है। वॉरियर्स के पास फाइटिंग स्किल्स होती हैं और मेजिस अपनी स्किल्स के साथ मैजिक यूज कर सकते हैं और मेरी स्किल। लेकिन तभी रेड को किसी की बात याद आती है कि तुम हमारे सच्चे साथी नहीं हो और प्रेजेंट में रेड अब यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद रात हो जाती है और हम रेड को उसके घर में देखते हैं। उसके बिस्तर के बगल में एक ड्राइंग लगी हुई है और यहाँ रेड अपनी पास्ट लाइफ को याद कर रहा था कि एक पार्टी में जब वो अपने किसी साथी से बात करने गया था और वहाँ रेड अपने उस साथी से पूछता है कि एरिस आखिर तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में यहाँ क्यों बुलाया। सो तभी एरिस अपना बैरियर एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि मुझे अपनी ताकत दिखाओ गिडियोन। सो अब रेड उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला करता है लेकिन वो उसके बैरियर को नहीं तोड़ पाता। और उसके बाद एरिस बोलता है कि इस बैरियर को तोड़ने के काफी सारे मैजिकल और फिजिकल तरीके थे लेकिन तुम फिर भी इसे नहीं तोड़ पाए। सो रेड बोलता है कि अगर मेरे पास इस ब्रॉन्ज सोर्ड के बजाय थंडर वेकर होता तो। सो तभी एरिस बोलता है तब तो वो थंडर वेकर की पावर होती, तुम्हारी नहीं। वो एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर वेपन है, चाहे उसका इस्तेमाल कोई भी करे। इसके बाद एरिस रेड से बोलता है कि तुम हमारे सच्चे साथी नहीं हो, एक सच्चा साथी तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे साथ चलेगा। लेकिन तुम जब हमने पिछली बार डेस्मोंड से फाइट की थी तब तुम खुद को ही संभाल नहीं पा रहे थे और सिर्फ इतना ही नहीं रूटी को तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ा जिसने हमारे दुश्मन को एक एडवांटेज दे दी। तुम लड़ाई में कुछ भी नहीं कर सकते और बस से बदतर बात तो ये है कि तुम रूटी के लिए एक ऐसा बोझ हो जिसे उससे हमेशा ढूंढना पड़ेगा। तुम्हारे पास एक गाइड की डिवाइन ब्लेसिंग है, तुम्हारा काम एक हीरो को सही रास्ता दिखाना है। और मैं ये बात मानने से इनकार नहीं करता कि तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। रूटी और हमारी पार्टी तुम्हारे लेवल से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं और इसी वजह से अब तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो। सो रेड बोलता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सो तभी एरिस बोलता है कोशिश
भले से ही तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, तुम फिर भी हमारे लिए एक बोझ रहोगे। और सिर्फ क्योंकि तुम कोशिश कर रहे हो इसी वजह से हम तुम्हारा बोझ ढोएं, मुझे नहीं लगता कि ये एक सही फैसला होगा। तुम सच में हमारे सही साथी नहीं हो। और उसके बाद एरिस बोलता है कि हीरो अपने साथी को कभी भी अबेंडन नहीं करेगी और ना ही वो तुमसे कभी जाने को कहेगी। इसी वजह से तुम्हें खुद ही यहाँ से चले जाना चाहिए ताकि तुम्हारी बहन को तुम्हारा बोझ ना ढोना पड़े। सो तभी रेड बोलता है कि मैं बाहमुद नाइट्स का सेकंड कमांडर हूँ और क्योंकि मैं तुम सभी पर बोझ हूँ इसी वजह से मैं अचानक ही इस तरीके से नहीं जा सकता। इसी वजह से उन सभी से कह देना कि जब मैं डीमन लॉर्ड की आर्मी पर नजर रखने को गया था तो उसके बाद मैं वापस नहीं लौटा। सो एरिस बोलता है कि ठीक है, मैं सबको यही कहानी सुनाऊंगा। और उसके बाद रेड वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एरिस बोलता है कि जाने से पहले अपने इक्विपमेंट यहीं छोड़ देना क्योंकि वो पार्टी के हैं, तुम्हारे नहीं। और अब प्रेजेंट में रेड बोलता है कि उसके बाद मैं अपना नाम बदल कर यहाँ जोल्टन में आ गया। लेकिन सच्चाई तो यही है कि एरिस बिल्कुल सही था। मुझे अपनी बहन की काफी चिंता हो रही है, लेकिन ये काफी बेवकूफी भरा है। वो मेरे मुकाबले में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और इसके बाद रेड उठकर उस ड्राइंग को देखने लगता है और यहाँ रेड बोलता है कि इस तरीके से जीने में कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन हाँ, अब मुझे अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डालना पड़ता और अब ये मेरी जिंदगी का दूसरा पड़ाव है। इसके बाद वो लाइट बंद करके सो जाता है। अब इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मौसम बहुत ही अच्छा है और रेड आया हुआ है जंगल में औषधियां इकट्ठा करने के लिए। और यहाँ रेड हमें बताता है कि उसकी ब्लेसिंग इतनी खास नहीं है। उसके पास जो स्किल्स हैं उन्हें कोई भी सीख सकता है और उनमें से एक है सर्वाइवल स्किल। और इसी के होने की वजह से भले से ही मैं जंगलों में कितनी ही अंदर तक क्यों ना चला जाऊं, मुझे वापस आने का रास्ता मिल जाता है। और इसी के साथ वो हब्स को आइडेंटिफाई भी कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बीस्ट रेड पर घात लगाए हुए बैठा हुआ है और इसके बाद वो मौका पाते ही उस पर हमला करने के लिए उसकी ओर जाता है। लेकिन अगले ही पल में वो नोटिस करता है कि अरे वो तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि हमारे हीरो ने उसे नोटिस कर लिया था। इसके बाद वो अपनी तलवार से इस आउल बियर पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी वो सोचता है कि अब वो हीरोज पार्टी में नहीं है, इसी वजह से उसे ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद रेड वापस से गांव में आ जाता है और वहाँ सभी को एक साथ देखकर उनसे पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। सो तभी एक एडवेंचरर उसे बताता है कि पहाड़ पर एक आउल बियर देखा गया है, इसी वजह से हमें संभल कर रहना होगा। तभी एक एडवेंचरर को देखकर रेड बोलता है एल्बर्ट। सो ये एल्बर्ट बोलता है कि मुझसे सर कहो, डी रैंक। सो रेड बोलता है कि हाँ ठीक है, बी रैंक एडवेंचरर एल्बर्ट सर, बोलो मुझसे तुम्हें क्या काम है। सो एल्बर्ट बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम हर्ब्स इकट्ठा करते हो और तुम्हें जंगलों के बारे में काफी पता है। वैसे हम उस आउल बियर को मारने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमें इन जंगलों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। उसकी बात सुनकर रेड समझ जाता है कि इन्हें उसकी गाइडेंस की जरूरत है, लेकिन यहाँ वो उन्हें मना कर देता है। सो एल्बर्ट उससे बोलता है कि ये तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, अगर तुमने हमारा साथ दिया तो शायद से तुम एक सी रैंकर तो बन ही जाओगे। सो रेड बोलता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस अपना मेडिकल स्टोर खोलकर एक सिंपल सी जिंदगी जीना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर एल्बर्ट गुस्से में वहाँ से अपनी पार्टी के साथ चला जाता है और अब मैग्रिया रेड से बोलती है कि मेरे ख्याल से तो तुम्हें उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, उसके बाद मैं तुम्हारी सिफारिश करती और तुम सी रैंक में प्रमोट हो जाते। रेड बोलता है कि माफ करना, लेकिन मैं सच में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब मैग्रिया बोलती है कि चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और इसके बाद मैग्रिया वापस गिल्ड में चली जाती है और उसके जाने के बाद रेड बोलता है कि मैं अपने पास्ट को एक सीक्रेट रखना चाहता हूँ। लेकिन तभी यहाँ सीन बदलता है और हम रात में एक काफी ज्यादा खतरनाक जगह को देखते हैं, जहाँ पर हमारे हीरो की बहन रूटी आसमान को देखने के बाद बोलती है ब्रदर। और वहीं दूसरी तरफ हम रेड को देखते हैं जो अपनी कमाई देखकर सोचता है कि अगर सब इसी तरीके से चलेगा तो मुझे अपनी दुकान खोलने में कई महीने लग जाएंगे, लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता। लेकिन तभी अचानक कोई बहुत जोर से उसका दरवाजा खटखटाने लगता है। रेड बोलता है कि आ रहा हूँ मैं, इतनी जोर से मत खटखटाओ वरना दरवाजा टूट जाएगा। और ये जो पर्सन यहाँ पर आया हुआ था ये बताता है कि टेंटा को बुखार चढ़ा है, डॉक्टर ने कहा कि उसकी आंखें सफेद हो गई हैं। अब उसकी बात सुनकर रेड उसके साथ उसके घर पर चला जाता है। यहाँ पर टेंटा की माँ को उसकी काफी चिंता हो रही थी। सो उसका पति बोलता है कि चिंता मत करो, मैं रेड को लेकर आ गया हूँ, उसके पास जरूर से कोई ऐसी औषधि होगी जो टेंटा को ठीक कर देगी। अब इसके बाद रेड टेंटा की हालत को चेक करने लगता है और उसको अच्छे से चेक करने के बाद रेड बोलता है कि इसके सारे सिम्टम्स तो यूजुअल हैं। और उसके बाद वो डॉक्टर से पूछता है कि इसे बुखार कब से चढ़ा है। डॉक्टर बताते हैं लगभग दोपहर 3 बजे से। ये बात सुनकर रेड बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 24 घंटों में इसके अंधे होने की संभावना है।
हमें इसे जल्दी से सही मेडिसिन देनी होगी। जिस पर डॉक्टर बोलते हैं कि गॉबलिन फीवर और पिछले महीने होने वाली व्हाइट आई एपिडेमिक की वजह से हमारे पास पर्याप्त मेडिसिन नहीं है। सो तभी टेंटा का पापा बोलता है, रेड तुम्हारे पास तो वो जरूरी हर्ब्स होंगी है ना, प्लीज रेड मेरी मदद करो, तुम्हारे अलावा हमारी मदद कोई नहीं कर पाएगा। और उसके बाद वो रेड के पैरों में गिरकर बोलता है कि प्लीज मेरे बेटे की जान बचा लो, मैं तुम्हें कोई भी कीमत दूंगा। अब इसके बाद रेड सोचने लगता है कि माउंटेन्स पर इस वक्त काफी ज्यादा खतरा होगा और अगर मैं इस वक्त माउंटेन्स पर गया तो एडवेंचरर गिल्ड मुझे एक्सपेल भी कर सकता है, मुझे कुछ और सोचना होगा। और इसके बाद रेड टेंटा के पापा से बोलता है कि एक एडवेंचरर के नाते ना सही लेकिन एक दोस्त के नाते मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, बस गिल्ड को इसके बारे में मत बताना। और इसके बाद रेड बोलता है कि मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा, तब तक टेंटा का ख्याल रखना। अब इसके बाद शाम हो जाती है और हम रेड को एक वॉल के पास देखते हैं। अब अपने चारों ओर देखने के बाद रेड उस वॉल के दूसरी ओर चला जाता है और इसके बाद वो अपनी स्किल का यूज करके अपनी स्पीड को काफी तेज कर लेता है और ऐसे ही हर एक पड़ाव को पार करके वो एक जगह पर आ जाता है। और उसके बाद वो एक मैप को देखकर सोचता है कि मुझे किसी की नजरों में आए बिना उन हर्ब्स को इकट्ठा करना होगा, लेकिन इसके लिए मुझे लंबा रास्ता तय करना होगा। लेकिन तभी उसे एक स्मेल आती है और वो उसी ओर दौड़ जाता है। अंदर जाकर देखता है कि जंगल में आग लग चुकी है और ये आग देखकर रेड बोलता है कि आखिर वो यहाँ क्यों है। और इसके बाद रेड अपने ऊपर शायद से कोई मेडिकल वाटर डाल लेता है और इसके बाद वो उसी आग के बीच में से औषधियों को इकट्ठा करने लगता है। उसे इस वक्त जरूरत है ब्लड नीडल्स की जो ऐसी ही जगहों पर उगती हैं, लेकिन उसे ये काम जल्दी करना होगा क्योंकि चारों ओर आग लग चुकी है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने आ जाता है आउलवियर जो शायद से एल्बर्ट की पार्टी से बचकर आ गया है और वो यहाँ पर रेड पर हमला कर देता है। रेड उसके हमलों से बचते हुए अपनी तलवार निकालकर उसके ऊपर एक अटैक करता है और इसके बाद उसे दूर धकेल देता है और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद एल्बर्ट की पार्टी उसी आउलबियर के पास आती है जो अब मर चुका है और वहाँ पर ये सभी काफी खुश होते हैं क्योंकि ये एक आउलबियर को मार चुके हैं। लेकिन तभी एल्बर्ट उस आउलबियर की चेस्ट पर वो तलवार का घाव नोटिस कर लेता है, लेकिन वो इस बारे में किसी को नहीं बताता। इसके बाद हमें टेंटा का घर दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर टेंटा को मेडिसिन दे चुके हैं और अब उसकी हालत काफी ठीक है। और डॉक्टर की ये बात सुनकर टेंटा के मम्मी पापा एक चैन की सांस लेते हैं और इसके बाद टेंटा की माँ रेड से बोलती है कि हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया रेड। और वहाँ पर टेंटा के पापा थोड़े गुस्से में होते हैं क्योंकि उस बेवकूफ एल्बर्ट ने काफी सारी ब्लड नीडल्स को उसी आग में जला दिया है। और तभी डॉक्टर रेड से बोलते हैं कि तुम एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हो है ना, जब भी तुम खोलो मुझे बता देना क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। रेड बोलता है कि हाँ बिल्कुल और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। टेंटा के पापा उसे डिनर के लिए रोकते हैं जिस पर रेड बोलता है कि अगली बार ओके, आज की रात तुम टेंटा का ख्याल रख लो। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और अपने घर जाते हुए बोलता है कि इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी मैं सिर्फ एक बैग ब्लड नीडल्स को इकट्ठा कर पाया। मैंने अपनी कॉमन स्किल्स को जितना हो सके उतना इम्प्रूव करने की कोशिश की है, लेकिन अब मैं अपनी लिमिट पर पहुँच चुका हूँ और जैसी अभी मेरी हालत है मुझे नहीं लगता कि मैं इस दुनिया को बचा पाऊंगा। और शायद से इसी वजह से मुझे उस पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन तभी टेंटा के पापा रेड के पास दौड़ते हुए आते हैं और आते ही बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक और बार शुक्रिया कहना चाहता हूँ, तुमने टेंटा की जान बचाकर हमारे पूरे परिवार को एक नई जिंदगी दी है। रेड बोलता है कि नहीं मैंने इतना बड़ा काम भी नहीं किया, जिस पर टेंटा के पापा बोलते हैं कि बेवकूफों जैसी बातें मत करो, अगर तुम नहीं होते तो ना जाने टेंटा का क्या होता। रेड मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम सोल 10 में आए। और तभी रेड बोलता है कि मैंने तुम्हारे बेटी की जान बचाई है तो मुझे रिवॉर्ड में क्या मिलेगा। हाँ, टेंटा के पापा बोलते हैं कि तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। सो रेड बोलता है कि मैं तुमसे वो चीज मांगने वाला हूँ जिसकी मुझे सबसे ज्यादा चाहत है। और इसके बाद जो उन दोनों के बीच बातचीत होती है वो हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन टेंटा के पापा का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा खुशी भरा होता है। अब इसके बाद हमें 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एडवेंचरर गिल्ड में एक लड़की आई हुई थी और एडवेंचरर उस लड़की के बारे में बात करते हैं कि इस लड़की का नाम रिट है और ये अकेली ही एडवेंचरिंग करती है। और यहाँ रिट मैग्रिया से बोलती है कि मैंने आज से पहले तुम्हें इस तरह के कपड़े पहने हुए नहीं देखा, जिस पर मैग्रिया बताती है कि उसके एक दोस्त ने उसे सेलिब्रेशन पार्टी में इनवाइट किया है, लेकिन वहाँ जाने में अभी भी वक्त है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सो रिट बताती है कि उसे एक जॉब कंपटीशन रिपोर्ट फाइल करनी है और इसके बाद मैग्रिया उसकी रिपोर्ट को फिल करने लगती है। वहाँ रिट पूछती है कि आखिर सेलिब्रेशन किस बात का है। हाँ, मैग्रिया बताती है कि रेड अपनी दुकान के कंप्लीट होने पर एक सेलिब्रेशन कर रहा है। वो एक ऐसा एडवेंचरर है जो मेडिकल हर्ब्स इकट्ठा करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन अब वो खुद का एक मेडिकल स्टोर खोलने जा रहा है। उसकी बात सुनकर रिट बोलती है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, आखिर वो किस तरह का लड़का है।
मैग्रिया बताती है कि वो काफी ज्यादा काइंड है और चार्मिंग भी, और गांव के लोग उससे काफी ज्यादा प्यार भी करते हैं। लेकिन कभी कभार वो कुछ अजीब से डार्क एक्सप्रेशंस देता है, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। और मुझे तो लगता है कि रेड जितना दिखाता है वो उससे बहुत ज्यादा काबिल है। उसकी ये बातें सुनकर रिट और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है और पूछती है कि उसके बारे में और भी ज्यादा बताओ ना। अब मैग्रिया उसे कुछ और बातें बताने लगती है और वो रिट को ये भी बता देती है कि रेड जंगल में औषधियां इकट्ठा करने के लिए गया था एक लड़के की जान बचाने के लिए, और उस टाइम पर जंगल में आग लगी हुई थी, लेकिन वो फिर भी सही सलामत औषधियां ले आया। उसने हमसे कहा कि उसने ये सब आग लगने से पहले इकट्ठा कर ली थी, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन हमने इस बारे में उससे ज्यादा नहीं पूछा। लेकिन मैं इस बात से काफी ज्यादा हैरान हूँ कि वो किसी और की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालकर हर्ब्स इकट्ठा करने गया था। कभी कभी उसको देखकर लगता है जैसे वो एक नाइट हो। और अब पहली बार हमें दिखाया जाता है रेड का चेहरा, काफी खूबसूरत मोहतरमा है ये तो। वहीं दूसरी तरफ हम रेड का मेडिकल स्टोर देखते हैं जो कि आखिरकार तैयार हो गया है, और वहाँ पर वो टेंटा के पापा गॉन्ज को शुक्रिया बोलता है क्योंकि उसी ने ये दुकान उसके लिए बनाई है। और हाँ, टेंटा ने भी उसकी काफी मदद की, और ये दुकान बिल्कुल रेड के मनपसंद डिजाइन पर बनी है। ये पेंटिंग जो उसके रूम में लगी हुई थी, और रेड ने गॉन से यही रिक्वेस्ट की थी। मैंने गॉन से कहा कि मैं उसे पैसे दे दूंगा, लेकिन उसने कहा कि ये मेरे लिए एक तोहफा है उसकी ओर से। और इसके बाद रेड अपनी पार्टी में इतने सारे लोगों को देखकर काफी खुश होता है। और वहीं डॉक्टर रेड से पूछते हैं कि जो ऑर्डर मैंने तुम्हें दिया था क्या वो तुम्हें मिला। रेड बोलता है कि हाँ, मैं कल शाम तक आपकी डिलीवरी करवा दूंगा। एंड तभी रेड एक एडवेंचर की बातें सुनता है जो बोल रहा था कि हीरोज पार्टी ने गांदौर की फोर्सेस को हरा दिया है। उसकी बात सुनकर दूसरी लड़की बोलती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्द ही डीमन लॉर्ड को भी हरा देंगे, और आखिर वो हराएं भी क्यों ना, उनके पास द हीरो रूटी है। उनकी बातें सुनकर रेड सोचता है कि मेरा वहाँ से आना बिल्कुल सही था, रूटी के लिए भी। एंड तभी गॉन्स रेड से बोलता है कि तुम्हारे सपने तो काफी बड़े हैं, है ना रेड। और अब इसके बाद सारे के सारे लोग रेड की ओर ही देख रहे थे, और उन सभी को अपनी ओर देखते हुए रेड सोचता है कि मुझे यहाँ पर नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं हीरोज पार्टी का कोई नाइट नहीं हूँ। और उसके बाद रेड बोलता है कि तुमने मेरा सपना पूरा करने में मेरी बहुत मदद की है, सो थैंक यू। लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ अपनी जिंदगी का हर एक पल। और ऐसे गर्मी के दिनों में मैं तुम्हारे साथ बातें करते हुए बस ठंडी चाय पीना चाहूँगा। इसी वजह से मेरे मेडिकल स्टोर पर जरूर आना, और इसी के साथ मेरी प्यारी मिठास भरी नई जिंदगी शुरू होती है। लेकिन तभी यहाँ सीन बदलता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी तेज बारिश हो रही थी, और रेड अपने मेडिकल स्टोर में अकेला बैठा हुआ सोच रहा था कि अगर मेरी हर्ब्स को कोई नहीं खरीदेगा तो वो जल्द ही एक्सपायर हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त बारिश हो रही है, इसी वजह से सभी लोग अपने अपने घरों में हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक कस्टमर आती है, और ये होती है रिट, जो रेड को देखकर बोलती है गिडियन, ये सच में तुम हो। उसको देखकर रेड बोलता है रिट। अब इसके बाद हम रिट और रेड को एक साथ चाय पीते हुए देखते हैं, और यहाँ रिट बोलती है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे यहाँ ज़ोल्टैन में मिलोगे। और रिट हमें बताता है कि ये ज़ोल्टैन में एक बी रैंक एडवेंचरर है, और इसका पूरा नाम रिजलैट है, जो कि डुची ऑफ लोगरविया की सेकंड प्रिंसेस है। और अब रेड रिट से पूछता है कि आखिर लोगरविया की प्रिंसेस एक वी रैंक एडवेंचरर के रूप में काम क्यों कर रही है। सो रिजलट बताती है कि उसके छोटे भाई द क्राउन प्रिंस को राजगद्दी चाहिए थी, और वो नहीं चाहती थी कि उसकी फैमिली टूटे, इसी वजह से उसने घर छोड़ दिया, और अब वो सब कुछ सेटल होने तक अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रही है। लेकिन तभी रिट बोलती है कि हम दोनों के नाम रिट और रेड काफी ज्यादा सिमिलर हैं, है ना। और इसके बाद रिट शर्माते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें अभी भी याद हूँ, मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। रेड बोलता है कि आखिर मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, भले से ही कुछ टाइम के लिए ही, लेकिन तुम मेरी साथी थी। अब इसके बाद रिट रेड से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, और अब इसके बाद रेड रिट को सब कुछ बता देता है। सब कुछ सुनने के बाद रिट गुस्से में बोलती है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, तुम शुरू से ही उनके साथ थे, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। रेड बोलता है कि मैं सिर्फ उन पर एक बोझ था, जिस पर रिट बोलती है कि नहीं, तुमने अपनी पार्टी को सक्सेस दिलाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश की है, तुमने कितनी ज्यादा मेहनत की। सो रेड बोलता है कि इतना गुस्सा मत करो, मैंने बस अपने कॉमरेड्स की वहाँ पर हिफाजत की जब तक मैं उनके साथ था। अब उसकी बात सुनकर रिट रेड से पूछती है कि क्या तुम्हें इस बात पर पूरा यकीन है कि रूटी और बाकी की पार्टी तुम्हारे बिना ठीक होगी। रेड बोलता है उन्होंने गैंडोर को हरा दिया है, जो डीमन लॉर्ड की आर्मी में 4 सेलेशियल किंग्स में से एक था,
वो सब मेरे बिना भी बिल्कुल ठीक हैं। अब इसके बाद रेड बोलता है कि तुम्हारी चाय ठंडी हो गई है, मैं तुम्हारे लिए दूसरा कप लेकर आता हूँ। रेड इसके लिए मना करती है, लेकिन रेड बोलता है कि मैं तुमसे कितने वक्त के बाद मिल रहा हूँ, कम से कम मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अब इसके बाद रेड चाय बना रहा होता है और वो इस वक्त अपनी बहन के बारे में सोच रहा था। और अब रेड सोचता है कि मैं हीरोज की पार्टी में से वैनिश्ड हो गया, मैं रोटी के लिए अब कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद वो रेड के लिए एक कप चाय और देता है। रेड को उस चाय का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारे रेड को नोविस लेवल कुकिंग स्किल्स आती हैं। और वहाँ पर रेड ये भी बोलती है कि इस चाय का टेस्ट उसे इसीलिए भी अच्छा लग रहा है क्योंकि रेड ने उसके लिए चाय बनाई है। और इसके बाद वो दोनों जरा शर्मा से जाते हैं। और अब रेड हमें बताता है कि हम कुछ साल पहले मिले थे लोगरबिया के साउथ में एलेनोर टाउन के बॉर्डर पर। अब हम पास्ट में रेड और उसकी पूरी पार्टी को देखते हैं और यहाँ पर ये सभी एक प्लान बना रहे थे, लेकिन रेड तभी वहाँ नोटिस करता है कि एक टकलू एक लड़की को वहाँ पर परेशान कर रहा है। लेकिन जब ये टकलू उस लड़की के करीब जाने की कोशिश करता है तब वो लड़की उसे जमीन पर पटक देती है, कुछ इस प्रकार। इसके बाद ये टकलू उस पर अपने फायर मैजिक से हमला करने वाला था, लेकिन तभी ये लड़की अपना खंजर निकालकर तुरंत ही उस टकलू के गर्दन पर लगा देती है और बोलती है कि तुमने गलत लड़की से पंगा ले लिया है। और इस वजह से वो टकलू इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो वहाँ से भाग ही जाता है। उसके बाद ये लड़की जो कि रेड है वो रेड के पास जाकर बोलती है कि तुम्हें क्या लगा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। उसके बाद रेड अपने चेहरे पर से वो कपड़ा हटा देती है और उसके बाद रूटी की ओर अपनी फिंगर पॉइंट करके कहती है कि लोगरबिया के डुची को डीमन लॉर्ड की आर्मी को हराने के लिए किसी हीरो की जरूरत नहीं है। और इसके बाद रेड वहाँ पर अपने पैसे देकर उस शॉप से जाने लगती है। और यहाँ रेड रूटी से बोलता है कि उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, ओके। और यहाँ एरिस बोलता है कि आखिर कौन हो सकती है वो। सो तभी वहाँ पर दो आदमी आपस में बात कर रहे थे कि वो रेड थी और उसे आज तक एरेना में कोई भी नहीं हरा पाया है। और ये सभी उनकी बातें सुन लेते हैं। और यहाँ प्रेजेंट में रेड बोलता है तुम उस टाइम पर अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट नहीं थी, है ना। जिस पर रेड बोलती है कि क्या सच में। रेड बोलता है हाँ, क्या तुम भूल गई, हमने एक साथ मिलकर कुछ बार फाइट भी की है, लेकिन तुम हमेशा बस कंप्लेंट किया करती थी। सो तभी रेड बोलती है लेकिन मैं कभी कभी अपनी ट्रू फीलिंग्स दिखाती थी। रेड पूछता है भला कब। रेड बताती है जब हम लोग माउंटेन ब्रिज पर थे उस टाइम पर। सो अब रेड याद करने लगता है। यहाँ रेड उससे पूछती है कि क्या आज कोई प्रोग्रेस हुई। रेड बोलता है नहीं। उसकी बात सुनकर रेड बोलती है कि हीरोज पार्टी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। जिस पर रेड बोलता है कि हमारे पास ऐसी ब्लेसिंग का कोई भी नहीं है। इसके बाद रेड बोलती है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन काफी अच्छी प्रोग्रेस कर रही है, क्या तुम सुनना चाहोगे। रेड बोलता है हाँ बिल्कुल। सो तभी रेड बोलती है कि अगर तुम मुझसे कहोगे प्लीज प्रिंसेस रेड मेरे जैसे एक बेवकूफ को बताइए ना, तो मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन गलती से तभी वो नीचे गिर जाती है। और यहाँ रेड बोलता है प्लीज प्रिंसेस रेड मुझ जैसे एक बेवकूफ को बताओ। और इसके बाद रेड बोलता है कि लोगरबिया को बचाने के लिए मेरी प्राइड की कुर्बानी देना बहुत ही छोटा सा प्राइस है। अब रेड को इस तरीके से देखकर रेड को थोड़ा बुरा फील होता है और उसको इस तरीके से देखकर रेड बोलता है कि मैं ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम कभी अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट भी होती हो। अब उसकी ये बात सुनकर रेड को गुस्सा आ जाता है और वो अपना मुंह फुला लेती है। सो रेड बोलता है कि चलो मुझे माफ कर दो, ओके, और मुझे बताओ कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन से तुम्हें क्या पता चला। सो अब रेड उसे बताती है कि उसे गांव के पास कुछ अजीब से निशान मिले हैं जिनको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो नॉर्थ की ओर से ट्रैवल करके वापस जा रहे हों। सो तभी रेड बताता है कि वहाँ पर तो एक माउंटेन कैबिन है जिसका इस्तेमाल लकड़हारे करते हैं। जिस पर रेड बोलती है कि हाँ लेकिन अभी जितने भी लॉगिंग हैं वो इस वक्त नॉर्थ ईस्ट की ओर हैं। सो रेड बोलता है कि ये तो काफी अजीब है कि बिना लकड़ी डिलीवर किए आखिर ये लॉगिंग क्यों कंटिन्यू है। और इसके बाद रेड पूछता है कि गायब हुई लकड़ियाँ कहाँ पर हैं। रेड बोलती है कि मुझे नहीं पता, ऐसे कोई साइन मिले ही नहीं जिनको देखकर लगे कि उनको हटाया गया है। रेड बोलता है तो शायद से उनको हटाने के लिए मैजिक का इस्तेमाल किया गया होगा। रेड बोलती है कि हाँ लेकिन आखिर ब्लेजर्स इस बारे में कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं। जिस पर रेड बोलता है कि गांव में कोई भी बच्चे नहीं दिखाई दिए और ना ही कोई बुजुर्ग, शायद से उन्हें बंदी बनाकर रखा गया होगा। अब रेड की बात सुनकर रेड बोलती है तो शायद से ये काफी ज्यादा बड़ा ग्रुप हो सकता है। रेड बोलता है कि ऐसा काम गॉब्लिन्स या फिर डाकू नहीं कर सकते, तो जरूर से ये काम डीमन लॉर्ड की आर्मी ने किया होगा। और अब रेड बोलता है कि रेड हमें इस पर एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। सो रेड बोलती है कि मेरे साथ मजाक मत करो, मैं पहले भी 2 बार डीमन लॉर्ड की आर्मी को हरा चुकी हूँ, लोगरबिया को हीरो की जरूरत नहीं है। सो रेड बोलता है कि जिन आर्मीज को तुमने हराया वो दुश्मन की मेन फोर्स नहीं थी। जिस पर रेड बोलती है कि लोगरबिया हमेशा जीतता है
चाहे कुछ हो जाए। सो रेड बोलता है कि जब उन गॉब्लिन्स की बड़ी फोर्स ने हमला किया था तब तुम्हारे फोर बियरर्स ने सेंट्रल की मदद मांगी थी। मुझे नहीं लगता कि लॉगरविया को इतना ज्यादा घमंड करना चाहिए कि उनके जीतने के चांसेस कम हो जाएं। जिस पर रेड बोलती है कि मैं सब कुछ खुद ही संभाल लूंगी, हमें अपनी हिफाजत करने के लिए किसी हीरो की मदद की जरूरत नहीं है। जिस पर रेड बोलता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन क्या तुम कुकी खाना चाहोगी? उन्हें देखकर रेड पूछती है कि आखिर ये क्या है? रेड बोलता है कुकीज खाना चाहोगी? रेड हिचकिचाते हुए एक कुकी लेती है और उसे टेस्ट करने पर वो कुकी बहुत अच्छी लगती है। और अब रेड पूछता है कि कैसी लगी कुकी? रेड बोलती है कि इतनी बुरी नहीं थी। वैसे तुमने इन्हें कहाँ से खरीदा? रेड बताता है कि उसने ये खुद बनाई हैं। रेड पूछती है लेकिन आखिर क्यों? रेड बताता है कि उसे बाहर का खाना ज्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए वो किसी भी लंबे सफर के लिए अपने पास खाना रखता है। और अब प्रेजेंट में रेड बोलती है कि वो मेरी ऑनेस्ट फीलिंग थी। सो रेड बोलता है अच्छा, तो जब हमने एक साथ मिलकर काम किया था तब उस टाइम पर रेड ने बोला था कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो, लेकिन हाँ, इस तारीफ से ज्यादा हवा में मत उड़ना। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि तुम बिल्कुल नॉर्मली ठीक ठाक हो। सो प्रेजेंट में अब रेड बोलती है कि ठीक है, बहुत हो गया। और उसका एक्सप्रेशन देखकर रेड हंसने लगता है और सोचता है कि शीशंदन के साथ जो घटना हुई थी उसके पहले तक रेड अपनी फीलिंग्स के साथ बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं थी। उस लड़ाई से जो नतीजा निकला वो अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं था। अब हमें द डुची ऑफ लोगरविया का सीन दिखाया जाता है पास्ट में, जहाँ पर किंग बोलते हैं कि डीमन लॉर्ड की आर्मी कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकती है। सो एक कमांडर बोलता है कि हमें जल्द ही कुछ करना होगा, वरना हमारे पास जो खाना और फ्यूल है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सो तभी रेड बोलती है कि हमारे दुश्मन की भी कुछ ऐसी ही हालत है। जब वो लोग अपने फूड को स्टोर कर रहे थे उस टाइम पर मैंने माउंटेन फोर्ट्रेस में ये डिस्कवर किया था, इसी वजह से हमें वहीं हमला करना चाहिए। हमारी मेन फोर्स दुश्मन को डिस्ट्रैक्ट करेगी और मैं एडवेंचरर्स की पार्टी के साथ उनके फोर्ट्रेस पर हमला कर दूंगी। सो तभी एक कमांडर बोलता है कि हम हमारी प्रिंसेस को दुश्मन के इलाके में नहीं जाने दे सकते। सो तभी किंग बोलता है कि मुझे प्रिंसेस का आइडिया पसंद आया। और अब इसके बाद एरिस बोलता है कि हम भी आपकी मदद करेंगे। और अब किंग बोलता है कि हम कैसल के डिफेंस की जिम्मेदारी हीरोज पार्टी पर छोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों ये प्लान फेल हो जाता है। एंड दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं कि जिसे मैं इतनी देर से किंग बोल रहा था वो किंग नहीं है, वो तो रेड का कोई मास्टर है जो उसे कुछ भी सिखाता होगा। और यहाँ इसकी जो हरकत होती है उसे देखकर रेड पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, मेरे मास्टर कहाँ हैं? जिस पर ये आदमी बोलता है कि मैं शीशंदन हूँ, मैं तुम्हारे मास्टर को खा चुका हूँ और इसी वजह से मेरे पास उसकी सारी मेमोरीज भी हैं, मेरी प्यारी स्टूडेंट। अब उसकी बात सुनकर रेड बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपना पूरा आपा खोकर उस पर हमला करने के लिए जाती है, लेकिन तभी एक गॉब्लिन रेड को जमीन से मार देता है, जिसके बाद रेड कुछ भी नहीं कर पाती। और यहाँ शीशंदन बोलता है कि तुम्हारे लोग तुम्हें एक मसीहा मानते हैं और अगर मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा तो जरूर से इस पूरी कंट्री पर हमारा राज होगा। लेकिन अगले ही पल में एक तलवार शीशंदन के सीने पर आकर लगती है और ये होता है गेडियोन। रेड जो रेड को उस गॉब्लिन से भी छुड़ा लेता है, उस गॉब्लिन को मारकर। रेड पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेड बताता है कि उसे कैसल में कुछ तो काफी अजीब लग रहा था, इसी वजह से अब मत रो रेड, क्योंकि तुम्हें इन सब से लड़ने के लिए खुद को मजबूत करना होगा और आंसू मजबूती की निशानी नहीं है। इसके बाद रेड भी अपना हथियार उठा लेती है और वहीं पर जो शीशंदन डीमन होता है वो भी अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है, एक भयानक और बहुत ही ज्यादा खतरनाक डीमन। और यहाँ रेड बोलता है कि रूटी यहाँ पर जल्द ही आ जाएगी, तब तक हमें बस इसे रोकना है। लेकिन अगले ही पल में ये डीमन उन दोनों पर हमला कर देता है। वो दोनों उसके हमले से बच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ये डीमन उन दोनों को एक साथ संभाल रहा होता है और उसके हमले से रेड तो दूर गिर जाती है। लेकिन उसी टाइम पर वहाँ पर रूटी आ जाती है, जो हवा में उछलकर नीचे आते हुए उस डीमन पर अपनी तलवार से वार करती है और उसके एक तरफ के हाथों को काट देती है। उसके बाद दूसरे साइड के हाथों को भी काट देती है और इसके बाद अपनी तलवार को उसके सीने में मार देती है और इसके बाद उस डीमन का अंत हो जाता है। और ये देखकर रेड काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि यहाँ पर रूटी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रही थी। और उसके बाद रेड अपने उन साथी एडवेंचरर्स की लाशों को देखती है जिनको वो अपने साथ लेकर आई थी। अब उसके बाद महल में रेड के साथ होता है। वो उससे पूछता है कि तुम आज काउंसिल को अटेंड करने के लिए नहीं आई। अब इसके बाद रेड की इजाजत लेकर उसी के बगल में बैठ जाता है और उससे बोलता है कि रेड, अगर तुम लड़ना नहीं चाहती हो तो मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लड़ना चाहती हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारे दिल में जो दर्द है वो तुम्हें ऐसा करने से रोक रहा है। सो रेड रोते हुए बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ, मुझे डर लग रहा है कि मैं किसी और को खो दूंगी,
मेरे मास्टर, द रॉयल गार्ड और वो बाकी के एडवेंचरर्स, वो सभी मारे जा चुके हैं। मैं जानती हूँ कि वो कैसे थे, वो किस तरीके से अपनी जिंदगी जीते थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने मेरे साथ फाइट की। लेकिन अब वो सब जा चुके हैं और उन सभी की मौत मेरी वजह से हुई है। अब रिड की ऐसी हालत देखकर रेड बोलता है, हम लोग सीज लाइंस को तोड़कर रीइंफोर्समेंट्स को समन करने वाले हैं और हम लोग बीविचिंग बूट्स की ओर जाएंगे। और मेरा एक पुराना साथी जिसका नाम यारा अंड्राला है, वो पास ही में रहती है और उसकी ब्लेसिंग के साथ रिड बोलती है कि मैं ये सब तुम पर छोड़ती हूँ। रीइंफोर्समेंट के आने के बाद मैं फाइट करूंगी। रेड बोलता है कि बात ये नहीं है रेड, जो चीज यहाँ पर मैटर करती है वो ये है कि क्या लॉगरविया के पास वो प्राइड और विल है जिसके साथ वो फाइट करना जारी रखेंगे। तुम बैटल में हमारा साथ देकर डीमन लॉर्ड को हराने में हमारी मदद कर सकती हो और तुम्हारे बिना लॉगरविया के लोगों को सिर्फ ये याद रहेगा कि उन्होंने एक महान रॉयल गार्ड कैप्टन खो दिया। और अगर डीमन लॉर्ड हार भी गया तब भी ये यादें डुची की आंखों में एक कांटे की तरह चुभती रहेंगी। रिड, तुम मेरी कॉमरेड हो और एक हीरो की भी कॉमरेड, और ये लड़ाई सिर्फ हीरो नहीं जीत सकती। इसको जीतने के लिए लॉगरविया को हमारा साथ देना होगा, क्योंकि हीरो के जाने के बाद अगर डीमन लॉर्ड की आर्मी फिर से तुम्हारे लॉगरविया पर हमला करने के लिए आई तो उनका सामना करने के लिए लॉगरविया हमेशा तैयार रहेगा। और अब उसकी बातों से रिड को भी जोश आ जाता है कि उन्हें इस लड़ाई को जीतना होगा। अब प्रेजेंट में ऐसे ही शाम हो जाती है और रेड बोलता है कि उसके बाद रिड ने फाइट की और डीमन लॉर्ड की आर्मी को हरा दिया। अब इसके बाद रेड से पूछता है कि क्या उसे भूख लगी है। रिड बोलती है कि हाँ, बहुत ज्यादा। रेड बोलता है कि आज मैं शॉपिंग करने के लिए नहीं गया, लेकिन किचन में कुछ ना कुछ तो होगा ही। लेकिन तभी रिड बोलती है कि रेड, क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ काम कर सकती हूँ? मैं और तुम इसी मेडिकल स्टोर में एक साथ, अच्छा रहेगा, है ना? तभी रेड बोलता है कि एक मिनट, इस टाउन में सिर्फ 2 ही बी रैंक एडवेंचरर्स हैं और उनमें से एक तुम हो। रेड बोलती है कि मैं रिटायर हो जाऊंगी। रेड बोलता है नहीं, मैंने दुकान अभी अभी खोली है, इसी वजह से दुकानदारी काफी स्लो है। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं किसी को हायर कर पाऊँ। रेड बोलती है कि जब तुम हर्ब्स इकट्ठा करने के लिए जाओगे तब तुम्हारी दुकान का ख्याल कौन रखेगा? हाँ, और अगर तुम शॉप को बंद रखोगे तो इससे बहुत ज्यादा वक्त की बर्बादी होगी। रेड बोलता है कि तुमने सही कहा, वैसे भी मेरे पास ज्यादा कस्टमर्स नहीं आते हैं। इसके बाद रेड बोलती है कि तुम्हारा बिजनेस आगे चल के ग्रो हो जाएगा और तुम्हारे पास कुछ ऐसी कंकोक्शंस तो होंगी ही जो सिर्फ तुम बना सकते हो। उसकी बात सुनकर रेड उसे 2 पोशंस दिखाता है जो उसी ने बनाए हैं। इनमें ये लाल वाला है मल्टीप्लाई पोशन, इसे किसी मैजिक पोशन के साथ मिक्स करो और इसके बाद तुम उसके वॉल्यूम को 5 के फैक्टर के साथ इंक्रीज कर पाओगे। रेड बोलती है कि ये तो काफी बुरा आइडिया है। रेड पूछता है आखिर ऐसा क्यों? रेड बताती है कि पोशन के प्राइसेस क्रैश हो जाएंगे अगर तुमने इसे बेचना शुरू कर दिया। रेड बोलता है लेकिन हम तो यहाँ पर पोशंस की बात कर रहे हैं, ना कि किसी मैजिक आइटम की जिसकी कीमत 10,000 पैरल से ज्यादा हो। रेड बताती है कि सभी पोशंस का प्राइस डिसाइड होता है ताकि वो इकोनॉमी को सपोर्ट करें, और तुम जरा खुद ही सोचो कि अगर इनके प्राइसेस क्रैश हो गए तो इनसे तुम्हें भी नुकसान हो सकता है। रेड बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा। तभी ना जाने क्यों रेड बहुत ज्यादा हंसने लगती है और अब रेड बताती है कि वो काफी ज्यादा रिलीव्ड है, क्योंकि उसने सोचा था कि रेड एक काफी ज्यादा अमेजिंग पर्सन है, क्योंकि वो मल्टी टैलेंटेड है और हमेशा काफी शांत रहता है, और इसी वजह से मुझे लगता था कि हम दोनों के बीच एक बहुत बड़ा गैप है, और इसी वजह से मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसी कुछ चीजें होंगी जिनके बारे में तुम नहीं जानते होगे। रेड पूछता है कि क्यों, इससे निराश हो क्या तुम? रेड बोलती है कि नहीं, बल्कि अब तो मैं तुम्हारे और भी करीब होना चाहती हूँ। मेरा मतलब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मेरा मतलब तुम्हारे आसपास रहना चाहती हूँ। अब उसकी बातों से रेड थोड़ा शर्मा जाता है एंड उसके बाद अपने दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि ये एक पेन किलर है, जिस पर रेड बोलती है लेकिन पेन किलर्स बेचने के लिए तो तुम्हें ज़ोल्टेन काउंसिल के अप्रूवल की जरूरत होगी। रेड बोलता है हाँ, तुमने सही कहा। अब इसके बाद उन दोनों के बीच जरा ऑकवर्ड सा मोमेंट हो जाता है, और अब इसके बाद रेड यहाँ बोलता है कि जब भी तुम्हारे पास वक्त हो तो तुम यहाँ काम करवा सकती हो। मैं इसके बदले में तुम्हें ज्यादा पैसे तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगी तो ये काफी अच्छा रहेगा। अब रेड की बात सुनकर रेड बोलती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन ये मत कहो कि कभी कभार हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। उसकी ये बात सुनकर रेड मुस्कुराता है और उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेड और रेड खाना खा रहे थे। रेड को तो खाना बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था और खाना खाते हुए रेड बोलती है कि अब से मैं तुम्हारे हाथों का खाना हर दिन खा पाऊंगी। और उसकी बातें सुनकर रेड बोलता है कि अब खाना बनाने में भी पहले से ज्यादा मजा आएगा। अब इसके बाद रेड पूछती है कि ब्रेकफास्ट का टाइम क्या है? रेड बताता है 7 o'clock। अब ये सुनकर रेड बोलती है तब तो उसे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और पूरी मेहनत के साथ काम करना होगा।
अब उसकी बात सुनकर रेड सोचता है अच्छा तो ये ब्रेकफास्ट खाने को भी यहीं आएगी। और इसके बाद रेड बोलती है कि चलो एक बाथटब बनाते हैं, इसके लिए पैसे मैं दूंगी। रेड बोलता है कि एक बाथटब, मैं तुम्हें इतना खर्चा नहीं करने दे सकता। सो रेड बोलती है कि चिंता मत करो, आखिर मैं भी तो उसे यूज करूंगी। अब उसकी बात सुनकर रेड को लगता है कि रेड यहाँ पर नहाने के लिए भी आया करेगी। अब इसके बाद रेड पूछती है कि क्या तुम्हारे पास एक सिंगल बेड है? तो मुझे एक और बेड खरीदना होगा कल, मेरे जो भी सामान है वो आइटम बॉक्स में है, इसी वजह से मुझे फर्नीचर नहीं चाहिए होगा। उसकी बातें सुनकर रेड बोलता है कि तुम इस तरीके से बात क्यों कर रही हो जैसे तुम यहीं पर रहने वाली हो। रेड बोलती है क्योंकि मैं यहीं पर रहने वाली हूँ। अब ये सुनकर थोड़ी देर के लिए तो वहाँ पर साइलेंस होती है, लेकिन अगले ही पल में रेड का एक्सप्रेशन कुछ ये होता है, क्या? और उसके बाद हमें हीरोज पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरिस एक लड़की को अपने साथ लेकर आता है और बताता है कि ये टीसी है जो हमारी पार्टी को ज्वाइन करके गिदियोन की जगह लेगी और इसकी डिवाइन ब्लेसिंग है असेशियन की, जो कि एक काफी ज्यादा रेयर टैलेंट है और ये हमारे लिए गिदियोन से भी ज्यादा यूजफुल होगी। और दोस्तों यहाँ पर उसके साथ उसका एक पेट भी होता है। और इसके बाद एरिस बोलता है कि मुझे इतना अच्छा कोई ढूंढने में बहुत ज्यादा वक्त लग गया और ये सारा काम मुझे गिदियोन की वजह से करना पड़ रहा है। लेकिन तभी ये बंदा बोलता है मेरा नाम दानन है और मेरे पास मार्शल आर्टिस्ट की ब्लेसिंग है। ये लड़की बताती है मेरा नाम थियोडोरा है और मेरे पास क्रूसेडर की ब्लेसिंग है। और वो दोनों ही यहाँ एरिस की बातों को इग्नोर कर रहे थे। तभी रूटी इस लड़की टीसी के पास आती है। ये दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और यहाँ रूटी बोलती है कि तुम मेरी बातें मानोगी ना कि एरिस की, समझ गई? टीसी बोलती है कि हाँ मैं आपकी हर एक बात मानूंगी। अब इसके बाद रूटी बोलती है कि हम एक ऐसा हथियार ढूंढने के लिए जाने वाले हैं जिसे प्रीवियस डीमन लॉर्ड छोड़ गया था, हम उसके लिए कल निकलेंगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो गई है और जो रेड होता है उसकी भी आंख खुल जाती है और वो नीचे जमीन पर सो रहा था क्योंकि बिस्तर पर तो हाँ ये मोहतरमा सो रही हैं, जिन्हें देखकर रेड काफी ज्यादा शर्मा जाता है। अब इसके कुछ देर बाद रेड भी उठ जाती है और वहाँ पर रेड नाश्ता भी तैयार कर चुका था और उसके बाद ये दोनों खाना खाना शुरू कर देते हैं। और तभी रेड बोलता है कि आराम से खा लो, आज हमें पूरा दिन काफी काम करना है। तभी वहाँ रेड बोलती है कि पहले तो आज मैं एक बैट खरीदने जाऊंगी और उसके बाद घर जाकर कुछ ऐसी पेंटिंग्स खरीदूंगी जो आपकी दुकान में 4 चांद लगा दें। और उसकी बात सुनकर रेड हैरान हो जाता है। सो रेड पूछती है कि आखिर इतना हैरान क्यों हो रहे हो? अगर आप अपनी दुकान में सही पेंटिंग लगाओगे तो इससे आपकी सेल्स भी बढ़ सकती हैं। रेड बोलता है मैंने आज से पहले इस बारे में तो कुछ भी नहीं सुना और इसके अलावा हमें ज़ोल्टन काउंसिल भी चलना है ताकि वहाँ पर तुम्हारी नई पेन किलर का अप्रूवल मिल सके। रेड बोलता है कि हाँ ठीक है। इसके बाद रेड अपनी सैलरी के बारे में बात करती है कि अगर वो महीने के 30 पल्स कमाएंगे तो उसे उनका 1.5 हिस्सा मिलेगा। लेकिन वहाँ पर इतनी सैलरी रेड के लिए काफी कम लगती है, लेकिन उसे इस बात का भी डर है कि रेड तो सैलरी लेने से भी मना कर देगी। इसी वजह से मुझे कुछ सोचना होगा ताकि मैं उसे ज्यादा अमाउंट पे कर पाऊँ जो उसके लिए सूटेड होगा। और अभी के लिए वो रेड को हाँ बोल देता है उसके 1.5 हिस्से के लिए। एंड उसके बाद रेड फिर से खाना खाना शुरू कर देती है और तभी रेड को याद आता है कि इसने मुझसे कहा था कि ये यहीं मेरे साथ रहेगी, इसी वजह से मुझे इसकी सैलरी के बारे में इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट, कहीं शुरुआत से ही तो ये इसका प्लान नहीं था। और अब रेड को थैंक्स बोलता है, लेकिन रेड को समझ में नहीं आता कि किस लिए। और यहाँ पर ये काफी ज्यादा प्यारा मोमेंट हो जाता है। अब उसके बाद बाजार में घूमते हुए रेड को बताता है कि ज़ोल्टन में डीमन लॉर्ड की आर्मी का खतरा बिल्कुल भी नहीं है, इस जगह पर हीरो की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर रेड बोलती है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, लेकिन फिर भी मैंने रूटी और तुम सबको ज्वाइन नहीं किया। मैं तुम सभी के साथ एडवेंचरिंग करते हुए अपनी लाइफ को काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग मानती, लेकिन यहाँ पर होना मेरे लिए सही आंसर था। उसकी बात सुनकर रेड सोचता है कि हम हीरो का वो रास्ता छोड़ चुके हैं जिसमें सिर्फ खून की नदियां बहनी हैं और अब हम ज़ोल्टन की गलियों में बेफिक्र होकर घूम सकते हैं। और इसके बाद ये दोनों पहुंच जाते हैं एक शॉप में और वहां पर रेड को देखकर एक गॉब्लिन बोलता है कि मेरी दुकान में आने के लिए शुक्रिया लेडी रेड। लेकिन ये रेड यहाँ पर क्या कर रहा है? सो अगले ही पल में रेड से चिपक कर बोलती है कि वो रेड के घर में उसके साथ रहने लगी है और मैं यहाँ पर एक बिस्तर खरीदने के लिए आई हूँ। उस गॉब्लिन का रिएक्शन कुछ ये होता है
एंड उसके बाद वो रेड से बोलने लगता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा लकी हो। सो रेड बोलता है कि देखो शायद से तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। एंड उसके बाद रेड बोलता है कि हे स्टॉर्म, जब पिछली बार मैं तुम्हारी दुकान पर कुछ खरीदने के लिए आया था तब तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव नहीं कर रहे थे। जिस पर स्टॉर्म गुस्से में बोलता है कि ऐसे कस्टमर जो एक सस्ता सा बैट खरीदने के लिए 30 मिनट तक आर्ग्यू करते हो, ऐसे कस्टमर्स के साथ थोड़ा अलग बिहेव किया जाता है, और जो कस्टमर्स यहाँ पर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदने के लिए आते हैं उनके साथ अलग बिहेव किया जाता है। एंड उसके बाद रेड को एक डबल बेड काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। सो रेड बोलता है कि एक सिंगल बेड खरीदो। उसकी बात सुनकर स्टॉर्म को गुस्सा आ जाता है। रेड बोलता है क्यों, कोई दिक्कत? और रेड बोलती है कि तुम तो कुछ समझते भी नहीं, बेवकूफ कहीं के। उसका ऐसा एक्सप्रेशन देखकर रेड भी शर्मा जाता है। अब उसके बाद जो छोटा मोटा सामान होती है रेड उसे अपने आइटम बॉक्स में डाल लेती है, और क्योंकि बैट काफी ज्यादा बड़ा है तो वो स्टॉर्म से उसे डिलीवर करने को कह देती है। अब बैट खरीदने के बाद वो लोग उस दुकान से चले जाते हैं। अब उसके बाद रेड से बोलती है कि स्टॉर्म की दुकान पर काफी अच्छा सामान मिलता है। सो रेड बोलता है कि स्टॉर्म थंडर के पास क्राफ्ट्समैन ब्लेसिंग होती है और वो उसे काफी ज्यादा लेवल अप कर चुका है। और इसके बारे में रेड को तब पता चला था जब एक बार उसने ल्यू में एक मॉन्स्टर हंट में स्टॉर्म की मदद की थी। अब इसके बाद रेड हमें बताता है कि जो परमेश्वर डेमस हैं वो सभी जिंदा क्रिएचर्स को उनके पैदा होते ही उन्हें एक डिवाइन ब्लेसिंग देते हैं। गंदी बस्तियों के जो ऑर्फन्स होते हैं उन्हें स्ट्रेटेजिस्ट एंड जनरल ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और जो लोग नोबिलिटी में पैदा होते हैं उन्हें थीफ ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और उनकी सक्सेस डिपेंड करती है कि वो अपनी ब्लेसिंग को लेवल अप कर पाएंगे या नहीं। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर कोई भी लेवल अप कैसे कर सकता है? इसके लिए तुम्हें बैटल करनी होगी और किसी को मारना होगा जिसके पास एक ब्लेसिंग है, और ये सभी ब्लेसिंग्स में सेम है, भले से ही वो बैटल रिलेटेड हो या ना हो। लोग अपनी ब्लेसिंग को लेवल अप करने के लिए एक दूसरे को मारते हैं। एंड उसके बाद रेड बोलता है कि इस दुनिया में बहुत ज्यादा वायलेंस है, और तभी रेड देखता है कि एक मोटा सा लड़का टेंटा को नीचे गिरा देता है, लेकिन फिर भी टेंटा खड़ा होकर उससे फिर से लड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो लड़का फिर से टेंटा को काफी ज्यादा पीटने लगता है। लेकिन तभी रेड उनके बीच आ जाता है और बोलता है कि बस बहुत हो गया, रुक जाओ। रेड को देखकर ये मोटा लड़का रेड की ओर एक पत्थर फेंकता है, लेकिन रेड उस पत्थर को अपनी तलवार से रोक देता है, और उसके बाद उस बच्चे से बोलता है कि तुम्हारा जितना लेवल है ना इसके साथ तो तुम्हें बड़े लोगों के साथ मिलकर मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करनी चाहिए। सो तभी वो बच्चा और उसके साथ ही वहाँ से ये कहकर भाग जाते हैं कि बकवास करना बंद करो, तुम्हारे पास सिर्फ एक पीतल की तलवार है। उसके बाद रेड टेंटा के पास जाकर उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना टेंटा? टेंटा बोलता है हाँ। इसके बाद रेड टेंटा पर लगी धूल को साफ कर देता है। अब इसके बाद टेंटा अपने दोस्त को बताता है कि इस आदमी का नाम रेड है, ये मेरा दोस्त होने के साथ एक औषधि बनाने वाला और एक एडवेंचरर भी है। और टेंटा की बात सुनकर उसका दोस्त समझ जाता है कि इसी वजह से ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद टेंटा बताता है कि ये मेरा दोस्त एल है, और तभी रेड बोलता है कि एल शायद से तुमने अपने घुटने में चोट लगा ली है। और तभी वहाँ पर रेड आ जाती है, और अब टेंटा उससे पूछता है कि वो रेड के साथ क्या कर रही है। रेड बताती है कि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और मैं कल ही उसके घर में शिफ्ट हो गई हूँ। सो तभी टेंटा बोलता है कि मुझे पता नहीं था रेड तुम इतने चालू हो। और इससे जो रेड का एक्सप्रेशन होता है वो कुछ ऐसा ही होगा कि आजकल के बच्चे भी ना हमसे ज्यादा पता है इन्हें। अब इसके बाद रेड एल के घुटने की मरहम पट्टी कर देता है, और वहाँ एल रेड का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद रेड पूछती है कि क्या तुम लोग वहाँ पर लड़ाई कर रहे थे? सो टेंटा बताता है कि ये सब उसकी गलती थी, हम दोनों तो बस खेल रहे थे, लेकिन क्योंकि हम उसके रास्ते में थे इसी वजह से वो हमें अनाप शनाप बोलने लगा। और तभी रेड बोलता है कि वो बच्चा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो तभी एल बताता है कि एडमी हमेशा से इतना ज्यादा गुस्सैल नहीं था, लेकिन न जाने कुछ वक्त से उसे क्या हो गया। सो रेड बोलता है कि उसे अपनी ब्लेसिंग के बारे में पता चल गया होगा, क्योंकि किसी पर्सन की डिवाइन ब्लेसिंग्स उसकी पर्सनैलिटी पर काफी इफेक्ट डालती हैं। टेंटा पूछता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। रेड बताता है कि मान लो अगर तुम्हारी ब्लेसिंग एक क्राफ्ट्समैन की है तो तुम्हें चीजों को बनाना अच्छा लगने लगेगा, और एक मेज ब्लेसिंग के साथ तुम्हारा मन करेगा कि तुम और भी ज्यादा नॉलेज गेन करो। सो अब एल पूछता है तो आखिर एडमी की ब्लेसिंग क्या होगी। रेड बताता है कि शायद से उसकी ब्लेसिंग बार ब्लोअर की है। ये एक ऐसी ब्लेसिंग है जिसमें आपके हाथ में कुछ भी हो लेकिन आप उसके साथ फाइट करोगे। ऐसे लोग अपने हाथ में मौजूद किसी भी चीज का उपयोग हथियार के रूप में करते हैं, और उनके अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एडमी के ऊपर उसकी ब्लेसिंग का असर कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आगे रेड बताता है कि आपकी स्किल्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं जब आपकी ब्लेसिंग आपके ऊपर अच्छे से अपना असर दिखाने लगती है, और इसी वजह से एडमी एक नेचुरल बॉर्न ब्रॉलर है। ये सुनकर टेंटा बोलता है कि ये कैसी बकवास ब्लेसिंग है,
तभी रेड बोलता है कि ये काफी अच्छा होता अगर सारी ब्लेसिंग्स को सोशली एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है और ऐसा ना होने की वजह से ये लोगों को बुराई की तरफ खींचती है। एडमी की ब्लेसिंग उसे काफी ज्यादा वायलेंट बना देती है जब उसके सामने कोई भी परेशानी हो। अब रेड की ये बातें सुनकर एल बोलता है कि मुझे कोई ब्लेसिंग नहीं चाहिए। सो टेंटा बोलता है कि ऐसा मत कहो, अगर चर्च के एल्डर्स ने ये सुन लिया तो उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तभी रेड पूछता है कि क्या तुम्हें अपनी ब्लेसिंग के बारे में पता चल गया? एल बताता है कि हाँ, द वेपन मास्टर ब्लेसिंग। उसकी बात सुनकर रेड बोलता है कि वाओ, एक फाइटर टाइप ब्लेसिंग है जो तुम्हें हर एक वेपन को मास्टर करने में इनेबल कर देती है। तो एल पूछता है कि क्या मैं भी एडमी की तरह हो जाऊंगा? उसकी बात सुनकर रेड उसके पास जाकर बोलती है कि मैं समझती हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। कभी कभार ब्लेसिंग्स काफी ज्यादा डरा देती हैं क्योंकि इन्हीं से तुम्हारी पूरी जिंदगी डिसाइड होती है। रेड की बात सुनकर रेड सोचता है कि रेड के पास तो स्पिरिट स्काउट ब्लेसिंग है ना, जिसका मतलब है कि वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए एक स्काउट है। और शायद से इसी वजह से रेड कैसल में नहीं रहना चाहती होगी क्योंकि उसकी ब्लेसिंग फ्रीडम के लिए चिल्लाती है। एंड इसके बाद रेड एल से बोलता है कि भले से ही तुम्हारी ब्लेसिंग कुछ भी हो, तुम हमेशा वही रहोगे जो तुम हो। जो ब्लेसिंग होती है वो तुम्हारा एक हिस्सा है। चलो एग्जाम्पल के लिए, एक मदर जो बहुत ही ज्यादा प्यार करती है अपने बच्चे से, कभी कभार वो भी अपने बच्चे पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। तुम्हारी ब्लेसिंग तुम्हारा एक हिस्सा है, लेकिन वो तुम नहीं हो। तुम अपनी ब्लेसिंग के कोई गुलाम नहीं हो। ये तुम्हारा एक हिस्सा है जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो ये ब्लेसिंग तुम्हारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। एल पूछता है सच में? रेड बोलता है कि हाँ, वेपन मास्टर ब्लेसिंग तुम्हें ऐसी काफी सारी स्किल्स देती है जिनके साथ तुम अपने डर को कम कर सकते हो और किसी भी हथियार को मास्टर कर सकते हो। तभी एल बोलता है कि मुझे अंधेरे से थोड़ा डर लगता है, क्या अपनी ब्लेसिंग से मुझे डर लगना बंद हो जाएगा? रेड बोलता है कि हाँ, चाहे कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, तुम कभी नहीं डरोगे। और रेड की बातें सुनकर एल काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब टेंटा बोलता है कि एल चलो चलते हैं। सो तभी रेड बोलता है कि अगर कभी भी तुम्हें घबराहट हो ना तो हमारी दुकान पर आ जाना। सो तभी एल पूछता है कि अगर मैं परेशान ना भी हूँ तो क्या मैं वहाँ पर खेलने के लिए आ सकता हूँ? रेड बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भी बनाऊंगा। उसकी बात सुनकर एल काफी ज्यादा खुश हो जाता है। एंड उसके बाद टेंटा और एल रेड को बाय बाय कहकर चले जाते हैं। और अब रेड बोलता है कि चलो चलते हैं। सो रेड बोलती है कि हाँ, हमें चलना चाहिए क्योंकि हमें हमारी रेड की अपोथेकेरी के जो प्रोडक्ट हैं उनका भी तो अप्रूवल चाहिए। सो अब रेड उससे बोलता है कि अगर हमने दुकान का नाम चेंज कर दिया तो उसके बाद अगर तुम्हारा काम छोड़ने का मन किया तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर रेड बोलती है कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मुझे अपने साथ हमेशा के लिए रखना चाहते हो? और इसके बाद रेड के करीब आ जाती है और यहाँ पर रेड काफी ज्यादा शर्मा जाता है और ऐसे ही वो दोनों एक साथ चलते जाते हैं। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में एक अर्ध टकलेश्वर को देखते हैं जो कि रेड से बोल रहा था कि नो नो नो। सो तभी रेड बोलता है लेकिन मेरे कंक्लूजन काफी कम एडिक्टिव हैं। सो तभी ये टकलू बोलता है कि मैं काफी ज्यादा बिजी आदमी हूँ, अभी मेरे सामने से दूर हो जाओ। और इसके बाद वो इन दोनों को अपने ऑफिस में से निकाल देता है, लेकिन यहाँ पर वो दोनों हार नहीं मानते। उसके बाद रेड एक और जगह पर आते हैं जहाँ ये महाशय रेड से बोलते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप किसी के साथ मिलकर काम करेंगी, आप तो हमेशा अकेले ही काम करती थी। तो बताइए अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अब इसके बाद रेड उसे सब बता देती है। सो अब ये आदमी बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, शायद से आपकी टाइमिंग इस वक्त बहुत ही ज्यादा बुरी है। सो रेड पूछता है कि क्यों, क्या कुछ हुआ है? सो ये आदमी बताता है कि हमें कुछ टाइम पहले ही पता चला है कि एक रेमेडी जिसे हमने 1 महीने पहले अप्रूव किया था उसका इस्तेमाल इलीगल नार्कोटिक काम करने के लिए किया जा रहा है और इसकी खबर चारों ओर फैल चुकी है। आगे वो आदमी बताता है कि नई रेमेडी टाउन के बाहर बनाई गई थी और उसके अप्रूव्ड होने के बाद उसने मार्केट में तबाही मचा दी और इसका जो मेकर था वो शुरुआत से ही इसका गलत इस्तेमाल करने का सोच रहा था और इन सब ने हमारी रेपुटेशन को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। डैन जो कि न्यू रेमेडी का इंचार्ज था उस पर बहुत सारे लोग अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये रिक्वेस्ट मिस रिट की है इसी वजह से मैं इसे पर्सनली अप्रूव करूंगा। अब उसकी बात सुनकर ये दोनों उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अब उसके बाद वहाँ से वापस आते हुए रेड से बोलता है कि माफ करना, ये सब तुम्हें संभालना पड़ा आखिर में। सो रेड बोलती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रेड बोलता है कि मैंने किस तरीके से कहा था कि सब कुछ मैं संभाल लूंगा, मैं बेवकूफ हूँ 1 नंबर का। सो तभी रेड उससे बोलती है कि मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर पाई और मैं ये करते रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। सो अब रेड शर्माते हुए रेड को थैंक्स बोलता है एंड इसके बाद रेड फिर से रेड के पास आ जाती है। रेड बोलता है कि हम दोनों की एक बहुत बढ़िया टीम बनेगी,
जिसके बाद रेड से चिपक जाती है। इसकी वजह से वो फिर से शर्मा जाता है। अब ऐसे ही शाम हो जाती है और अब घर में रेड बोलता है कि मेरा नया कंकोशन अप्रूव हो गया, लेकिन सभी लोगों की नजरों में आने में इसे थोड़ा वक्त लगेगा। तभी रेड बोलती है कि हाँ, हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि हमारी शॉप की सेल्स बढ़ जाएं। इसके बाद रेड बोलती है कि हमें किसी अच्छे आइडिया के बारे में सोचना होगा जिसके बाद हमारे कस्टमर्स हमारी दुकान पर मिलने वाले सामान को खरीदने से खुद को रोक ही ना पाएं। सो रेड बोलता है कि चलो खाना खाते हुए सोचेंगे, और खाने का नाम सुनकर रेड खुश हो जाती है। अब इसके बाद रेड खाना तैयार कर चुका था और वहाँ पर रेड की कुकिंग स्किल्स की काफी ज्यादा तारीफ करती है। सो रेड बोलता है कि मेरी कुकिंग स्किल्स तो काफी ज्यादा लो हैं, और इसके अलावा मैंने ऐसे किसी भी औषधि बनाने वाले के बारे में नहीं सुना कि वो लोगों को फूड सर्व करता हो। लेकिन तभी उसका दिमाग चलता है एक ऐसा औषधि बनाने वाला जो फूड सर्व करता हो। एंड उसके बाद रेड से बोलता है कि क्यों ना ऐसे एक बार ट्राई किया जाए। उसके बाद रेड कुछ तो करने लगता है जो हमारी समझ के परे है। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक ऐसा पाउडर है जो सर्दी जुकाम ऐसी बीमारियों को ठीक कर देता है, लेकिन ये काफी ज्यादा कड़वा होता है, इसी वजह से लोग इसे लेना पसंद नहीं करते। लेकिन वहाँ पर रेड उसमें एप्पल जैम मिला देता है। वो यहाँ पर जैम की स्वीटनेस से इसकी कड़वाहट को कम करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे ही कुछ देर मेहनत करने के बाद वो इनकी काफी सारी कुकीज बना लेता है। इसके बाद उन्हें अच्छे से सेक कर कुकीज रेडी हो जाती हैं, और इन्हें देखकर रेड बोलती है ये है मेडिसिन कुकी फॉर्म में। एंड इसके बाद वो दोनों उन कुकीज को टेस्ट करते हैं और वो उन्हें काफी पसंद आती हैं, और उनका ये तरीका पक्का काम करेगा, और वो दोनों ही इससे काफी खुश होते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेड इन कुकीज का प्रचार प्रसार कर रही थी कि आइए हमारे रेड एंड रेड अपोथेकेरी के नई मेडिसिन देखिए जो आपकी सर्दी जुकाम को ठीक कर देगा, और ये कड़वा भी नहीं है। उसके बाद वो उन कुकीज को अलग अलग जगह पर लेकर जाती है बेचने के लिए। ये सिर्फ सैंपल्स हैं, ओके। और यहाँ शॉप में रेड भी अपने एक दो कस्टमर्स को ये कुकीज टेस्ट करा रहा था, लेकिन एक कस्टमर तो मना कर देता है। लेकिन तभी वहाँ एक मोहतरमा आती हैं जिनकी बेटी को सर्दी और जुकाम है, और उसने कुछ मेडिकल कुकीज के बारे में सुना है जो रेड बेचता है। रेड बोलता है कि हाँ आइए आप भी टेस्ट करके देखिए। एंड उसके बाद जब ये लड़की एक कुकी को टेस्ट करके देखती है तो उसे ये काफी डिलीशियस लगती है। अब उसका एक्सप्रेशन देखकर ये जो आदमी जिसने पहले मना किया था वो भी एक कुकी टेस्ट करने के लिए राजी हो जाता है, और इसके बाद उनकी शॉप में कई सारे लोग आने लगते हैं। देख रहे हो शॉप में कितने सारे लोग हैं। एंड उसके बाद उनकी कुकीज के कई सारे पैकेट्स बिक जाते हैं, मतलब पूरे खत्म हो जाते हैं, और इसी वजह से वो दुकान बंद कर देते हैं। और अब दोनों काफी ज्यादा थक चुके हैं, लेकिन थकने के बावजूद दोनों इस बात को सेलिब्रेट करते हैं कि उन्होंने सारी कुकीज को बेच दिया। और वहाँ पर रेड इतना खुश होता है कि वो रेड को उसकी कमर पकड़ के उठा लेता है और बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, शुक्रिया। और उसकी बात सुनकर रेड वहाँ पर शर्मा जाती है। सो रेड बोलता है कि तुम्हारे बिना इतने सारे कस्टमर्स को संभालना मेरे लिए नामुमकिन था, यहाँ पर मेरे साथ होने के लिए शुक्रिया रेड। और रेड की ये तारीफें भरी बातें सुनकर रेड भी खुश हो जाती है। भाई कुछ ज्यादा ही लबी डबी मूवमेंट हो रहा है ये तो। अब इसके बाद रात में हमें हीरोज पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दानन बोलता है कि मैं अब इससे परेशान हो गया हूँ, और वहाँ पर माहौल काफी ज्यादा सीरियस होता है। इसके बाद दानन बोलता है क्या तुम्हें पता भी है कि हमने यहाँ पर कितना ज्यादा अपना वक्त बर्बाद कर दिया है। हम जिस वेपन को इतने टाइम से ढूंढ रहे हैं उसके बारे में हमें एक सिंगल क्लू तक नहीं मिला, और अब तुम रीसप्लाई के लिए वापस जाना चाहते हो। सो एरिस बोलता है कि आखिर मैं इस बारे में कर ही क्या सकता हूँ। प्रीवियस डीमन लॉर्ड का वेपन ढूंढना इतना आसान थोड़ी होने वाला है। मैंने डेजर्ट ड्वेलर्स के साथ नेगोशिएट करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो ऐसे बेकार लोग हैं जो इस राज्य के राजा की भी बात नहीं मानते। सो तभी दानन बोलता है कि जब गेदियोन यहाँ पर था तब हमारी सप्लाईज और बातचीत की हालत इतनी बुरी नहीं होती थी। उसकी बात सुनकर एरिस बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं उससे कम यूजफुल हूँ। हाँ मैं एक सेज हूँ और इसी वजह से मुझे उसकी कॉमन स्किल्स की कोई जरूरत नहीं है। सो दानन बोलता है कि कुछ भी कहो, मैं गेदियोन को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। सो तभी एरिस उसे रोकने की कोशिश करता है, और तभी दानन बोलता है कि मैंने ये हीरोज पार्टी इसीलिए ज्वाइन की थी ताकि मुझे डीमन लॉर्ड को हराने का कोई शॉर्टकट मिलेगा, लेकिन ये बात सच नहीं है, और इसी वजह से अब मुझे यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसकी बात सुनकर एरिस भी काफी परेशान हो जाता है, और इसके बाद दानन बोलता है कि गेदियोन को हमारी पार्टी छोड़कर जाने देना एक बहुत बड़ी गलती थी एरिस। सो एरिस बोलता है कि वो अपनी मर्जी से गया था, और तभी कैंप के अंदर से रूटी आकर बोलती है कि दानन तुम मेरे भाई को ढूंढने के लिए जा रहे हो। हाँ रूटी को देखकर दानन उसके सामने झुक जाता है और बोलता है कि हमें गिदियोन की जरूरत है, और इसी वजह से मैं। और वहाँ पर रूटी दानन को जाने की इजाजत दे देती है, और वहाँ पर एरिस कुछ बोल भी नहीं पाता। रूटी बोलती है कि दानन जाओ मेरे भाई को ढूंढो और हम हमारी जर्नी कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद वो अंदर कैंप में चली जाती है।
तो अब इसके कुछ देर बाद ये लड़की पूछती है कि अब हम क्या करेंगे। दानन बोलता है कि अब मुझे जाना ही होगा, और वहाँ वो इस लड़की से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या एरस ने गिडियन को मार दिया होगा क्योंकि वो उसके रास्ते में था। जिस पर ये लड़की बोलती है कि यारन द्रेला ने भी शायद से यही सस्पेक्ट किया होगा। एक मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर एक लड़की एरस को एक पंच मारती है, और यही है यारन द्रेला। और ये उस टाइम पर काफी ज्यादा गुस्से में थी, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ प्रेजेंट में दानन बोलता है कि वो उस वक्त रो रही थी। जिस पर ये लड़की बोलती है कि उसे गिडियन की स्किल्स के बारे में पता था, वो एक स्किल्ड फाइटर था। और मैं तो ये देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी कि वो सिर्फ अपनी कॉमन स्किल्स के साथ कितने अच्छे से फाइट कर सकता था। तभी दानन बोलता है कि वो हमारी रिस्पेक्ट डिजर्व करता था। सो ये लड़की बोलती है लेकिन तुम तो हमेशा उसे क्रिटिसाइज किया करते थे कि वो ऐसा है वो वैसा है। सो दानन बोलता है कि मैं इसी तरीके का मर्द हूँ, हमें सेम गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। लेकिन मैं अपनी ब्लेसिंग की कसम खा के बोलता हूँ, मैंने कभी भी गिडियन को हमारी पार्टी में एक बोझ नहीं समझा। ये लड़की बोलती है ये बात तुम्हें उससे तब कहनी चाहिए जब तुम उससे मिलोगे। और इसके बाद ये लड़की बोलती है कि हम दोनों को ही पता है कि सर गिडियन एक बहुत ही अच्छे फाइटर हैं, और इस बात को हम दोनों मानते हैं। तुम द ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट ऑफ आवर टाइम, और मैं एक्टिंग मास्टर ऑफ द टेम्पल नाइट स्टाइल ऑफ स्पेयर फाइटिंग। और भले से ही एरस कितना ही ज्यादा अच्छा क्यों ना हो अपनी स्किल्स में, एक नाइट को हराना उसके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, और अगर हम दोनों उसके खिलाफ एक साथ लड़ेंगे तो वो हमसे नहीं जीत पाएगा। दानन बोलता है कि तुमने सही कहा, और गिडियन भी हमारे साथ होगा। एंड इसके बाद दानन खड़ा होकर बोलता है कि मैं उसे ढूंढने के लिए जाने वाला हूँ। और इसी के साथ हमारी इस सीरीज का ये एपिसोड 1 यहीं पर एंड होता है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या दानन गिडियन को, मेरा मतलब रेड को, कभी ढूंढ पाएगा कि वो ज़ोल्टन ब्लेज में है? और क्या कभी रूटी अपने भाई से मिल पाएगी? ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई हैं। वैसे बाकी सब जानने के लिए तुम्हें इसका अगला एपिसोड देखना होगा, और इसका अगला एपिसोड तभी आएगा जब तुम इस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगे। तो जल्दी से इस सीरीज पर 3K लाइक कंप्लीट करवा दो और 100 कमेंट, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सीरीज को देखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जल्दी से इस सीरीज का एपिसोड 2 लेकर आ जाऊं। वैसे इन द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।